परिचय। हम जानते हैं कि पशु विषमपोषी होते हैं, इसलिए वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। हाँ, पशुओं को भोजन के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बने बनाए भोजन पर निर्भर होते हैं तथा ये बना बनाया भोजन या तो पौधों से आता है अथवा दूसरे पशुओं से। भोजन के प्रकार के आधार पर पशुओं के भी अलग अलग बहुत से प्रकार हैं। हाँ अंकिता, बहुत से पशु सिर्फ पौधों को जैसे घास या पौधों की पत्तियों को खाते हैं, जबकि कुछ पशु पशुओं को ही खा लेते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है, सर्प मेंढकों को खाते हैं और कुछ कीड़े मरे हुए पशुओं का शरीर खाते हैं। लेकिन जब हम इसे नजदीक से देखते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर ही निर्भर होते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जो उनके द्वारा जीवन बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी तरफ पौधे भी शाकाहारी अथवा सर्वाहारी जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं और मांसाहारी अपने भोजन के रूप में शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये सूर्य की ही ऊर्जा है जो पौधों और पशुओं को भोजन प्रदान करती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पशुओं में पोषण को समझ सकेंगे। भोजन के आधार पर पशुओं के प्रकार जान जाएंगे। होलोजोइक पोषण को समझ सकेंगे। होलोजोइक पोषण के विभिन्न चरणों को जान जाएंगे। मनुष्य में पोषण को समझ सकेंगे। पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में जान जाएंगे। मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और गुदा की संरचना तथा कार्य प्रणाली को समझ सकेंगे। विभिन्न पाचन ग्रंथियों का पता लगाइए। लालारस अथवा लार ग्रंथियों और जठर ग्रंथियों की संरचना और कार्य प्रणाली को समझें। यकृत की संरचना और कार्य प्रणाली को समझें। अग्नाशय और आंत्रीय ग्रंथियों की संरचना और कार्य प्रणाली को समझें। पाचक ग्रंथियों के रसायन विज्ञान का अध्ययन करें। पशुओं के प्रकार। भोजन के आधार पर सभी पशुओं को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो पशु जो सिर्फ पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। वे घास, पत्तियां, अनाज, फल या वृक्ष की छाल खा सकते हैं। उदाहरण: बकरी, गाय, भैंस, भेड़, हिरन, ऊंट, गधा, बैल, हाथी, बंदर, गिलहरी, खरगोश, टिड्ढा और दरियाई घोड़ा। ठीक उसी तरह वो पशु जो सिर्फ दूसरे जीवों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, मेढक, गिद्ध, किंगफिशर, छिपकली, भेड़िया, सर्प और बाज। इनके अलावा वो पशु जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण: मनुष्य, कुत्ता, कौवा, गौरैया, भालू, मैना और चींटी। होलोजाइक पोषण। होलोजाइक पोषण, होलो संपूर्ण जोइक और पशु, वो पोषण जिसमें ठोस या द्रव कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है। होलोजोइक पोषण में
5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समत्व, मल त्याग। अंतर्ग्रहण में भोजन को खाया जाता है। यह भोजन के आकार और अंतर्ग्रहण के लिए अंगीकृत संरचना पर निर्भर करता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण कूटपादों की सहायता से, पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से, हाइड्रा में तंतुओं की सहायता से, कीड़ों में मुख भागों की सहायता से, मेढकों और छिपकलियों में उत्क्षेपणीय जिह्वा की सहायता से तथा मनुष्य में हाथों की सहायता से होता है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, बड़ी आकृति वाले तथा अघुलनशील कार्बनिक बहुलक, जिनका विसरण नहीं हो सकता है, सरल, छोटे तथा घुलनशील कार्बनिक एकलकों, जिनका विसरण हो सकता है, उसमें टूट जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, मोनोशुगर, फैटी एसिड इत्यादि। यह प्रक्रिया पाचक रस में उपस्थित पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में होती है, जो पाचक ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें विसरित हो सकने वाले पोषक पदार्थ आहार नली की भित्ति को पार करके लसिका में प्रवेश कर जाते हैं। अवशोषण में भौतिक प्रक्रियाएं जैसे विसरण और परासरण तथा सक्रिय प्रक्रियाएं जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का सक्रिय परिवहन दोनों होती हैं। समत्व एक उपचयी प्रक्रिया है जिसमें साधारण पोषक पदार्थ उपापचयी प्रक्रिया से गुजरकर पुनः प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और वसा जैसे जटिल और बड़े जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। यह नए बने हुए बड़े जैव अणु वृद्धि और शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। मल त्याग वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का वह भाग शरीर से निकल जाता है जो पचता नहीं है। वह सारा भोजन जो हम खाते हैं हमारे शरीर में नहीं पचता है। भोजन का एक भाग शरीर में ही बचा रह जाता है जिसका उपयोग शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भाग शरीर के मल के रूप में अलग हो जाता है। मनुष्य में पोषण। मनुष्यों में पोषण उसके पाचक तंत्र द्वारा होता है। मनुष्य के पाचक तंत्र के विभिन्न अंग निम्न हैं: मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, गुदा। मुख द्वार। मुख द्वार एक अनुप्रस्थ छिद्र होता है जो चलनशील ओष्ठों से घिरा होता है। इसका मुख्य कार्य अंतर्ग्रहण है। मुख गुहा। मुख गुहा में दो मुख्य संरचनाएं होती हैं: जिह्वा और दांत। जिह्वा एक मोटी, पेशीय और उत्क्षेपणीय संरचना है जो मुख गुहा के तल पर स्थित होती है। जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन का स्वाद लेने में, भोजन और लाला रस को मिलाने में तथा भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। दांत मनुष्य के दोनों जबड़ों में होते हैं। दांत जबड़े की हड्डियों में बने कोटरों में धसे होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत यानी प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक दांत, श्वदंत, अग्रजवर्णक और चरवर्णक। प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक दांत होते हैं। ये तेज धार, छेनी की आकृति के और शाकाहारी भोजन को काटने तथा टुकड़े टुकड़े करने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 श्वदंत होते हैं। ये तेज धार
कृपाण की आकृति के और मांसाहारी भोजन को चीरने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 अग्र चर्मवर्णक दांत होते हैं। ये बड़े और कस्प आकृति के तथा चबाने और पीसने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 चर्मवर्णक दांत होते हैं। ये बड़े और कस्प आकृति के तथा चबाने और पीसने के लिए होते हैं। ग्रसनी। ग्रसनी एक कीप जैसी आकृति होती है जहां भोजन और वायु एक दूसरे को पार करते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं। कंठ द्वार कंठ और श्वास नली में खुलता है। गलेट ग्रास नली में होती है और भोजन निकलने के दौरान खुलती है। ग्रास नली। ग्रास नली पाचन तंत्र का एक लंबी, संकरी और नलीदार भाग है। यह गर्दन और ग्रसनी से अमाशय में खुलती हैं। यह क्रमाकुंचन द्वारा भोजन का परिवहन करती है। अमाशय। अमाशय एक मोटा, पेशीय और जे की आकृति का थैला होता है जो ऊपरी उदर के बाएं भाग में स्थित होता है। अमाशय भोजन के मंथन और पाचन में सहायता करता है। अमाशय में भोजन का 3 घंटे तक मंथन होता रहता है, जिसके कारण भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक अर्धठोस पेस्ट बनता है। अमाशय की भित्ति में 3 नलीदार ग्रंथियां होती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होते हैं। जठर रसों में मुख्यतः 3 पदार्थ होते हैं: HCl यानी पेप्सिन, एंजाइम और श्लेम। HCl की उपस्थिति के कारण पेप्सिन एंजाइम अम्लीय होता है और प्रोटीनों का पाचन शुरू कर देता है। श्लेम अमाशय की भित्ति को उसी के द्वारा स्रावित HCl अम्ल से बचाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन और जठर रसों को एक दूसरे में मिश्रित करने में सहायता करती है। क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र आहार नली का सबसे बड़ा भाग होती है। एक वयस्क मनुष्य में यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। यह बहुत संकरी होने के कारण क्षुद्रांत्र कहलाती है। क्षुद्रांत्र 3 भागों में विभाजित होती है: गृहिणी, जेजुनम और इलियम। क्षुद्रांत्र वह स्थान है जहां भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसका अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। इसमें 2 ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस आते हैं: यकृत और अग्नाशय। यकृत से पित्त स्रावित होता है, जो एक हरा पीला लवण युक्त क्षारीय द्रव होता है, जो वसा का पायसीकरण अथवा उन्हें तोड़ने में सहायता करता है। इसलिए अमाशय से आया हुआ अम्लीय भोजन यहाँ पित्त द्वारा क्षारीय हो जाता है और वसा भी छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। एमाइलेज मंड को तोड़ता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज पायसीकृत वसा को तोड़ता है। बृहदांत्र। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की तुलना में छोटी और चौड़ी होती है। यह कोलन में जाने वाले भाग और मलाशय में विभाजित होती है। यह मल के निर्माण और उसके अस्थायी भंडारण में सहायता करती है। अधिकतम कशेरुकियों में कोलन पाचन तंत्र का आखिरी भाग होती है। शरीर से बाहर निकलने से पहले यह ठोस पदार्थों में से जल तथा लवण अवशोषित कर लेती है। मलाशय बृहदांत्र का 6 से 8 इंच लंबा भाग होता है। यह
ठोस अवशिष्टों का तब तक भंडारण किए रहता है जब तक वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकल जाते हैं। गुदा धड़ के आधार पर स्थित होती है और पाचन तंत्र के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। पाचन ग्रंथियां। इन अंगों के अतिरिक्त कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचक एंजाइमों को स्रावित करती हैं। ये पाचक ग्रंथियां हैं लालारस ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, आंत्रीय ग्रंथियां। लालारस यानी लार ग्रंथियां। मनुष्य में लालारस ग्रंथियों के 3 युग्म होते हैं। इनसे लालारस या लार स्रावित होती है, जिसमें पाचक एंजाइम टाइलिन अथवा लारिये एमाइलेज होता है। लालारस नलिकाएं मुख गुहा में खुलती हैं। जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां आमाशय की भित्ति में होती हैं और जठर रस स्रावित करती हैं। यकृत। यकृत उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित लाल भूरी लोब्यूलेटेड ग्रंथि है, जिससे पित्त रस स्रावित होता है। अग्नाशय। अग्नाशय आमाशय के ठीक पीछे स्थित पीले रंग की ग्रंथि है, जिससे अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अग्नाशयी नलिका के द्वारा अग्नाशयी रस क्षुद्रांत्र तक पहुंचता है। आंत्रीय ग्रंथियां। आंत्रीय ग्रंथियां क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित होती हैं और इनसे आंत्रीय रस स्रावित होता है, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में कार्य करने वाले एंजाइम। लालारस में लारिये एमाइलेज होता है, जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। HCl की उपस्थिति में पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय हो पाता है। यकृत यानी पित्ताशय का पित्त वसा का पाचन करके उसे फैटी एसिड में तोड़ देता है। यह भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज मंड को पचाता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय से लाइपेज पाइसीकृत वसा को तोड़ता है। अग्नाशय से दांतों का क्षय। दांतों के क्षय के कारण दंतवल्क और दंत धातु धीरे धीरे मुलायम हो जाते हैं। जब जीवाणु शर्करा को पचाकर अम्ल का उत्पादन करते हैं तो वो अम्ल दंतवल्क के लवण को नष्ट कर देता है और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। भोजन कणों के साथ साथ बहुत से जीवाणु भी दांतों की सतह पर चिपक जाते हैं और दांतों पर मैल के रूप में जम जाते हैं, जिसे प्लाक कहते हैं। लार अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए दांतों की सतह तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दांत प्लाक से घिरा होता है। भोजन के बाद ठीक से दांत साफ करने से जीवाणुओं द्वारा अम्ल का उत्पादन शुरू करने से पहले ही प्लाक हट जाता है। यदि उपचार नहीं किया जाता है तो ये अति सूक्ष्म जीवाणु मसूड़ों को संक्रमित कर सकते हैं तथा सूजन पैदा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, मनुष्य में वर्मीफोर्म, अपेंडिक्स, क्षुद्रांत्र और वृहदांत्र के जोड़ पर स्थित एक अवशेषी नलिका है। वर्मीफोर्म अपेंडिक्स की लंबाई का बढ़ना और उसका सूजना एपेंडिसाइटिस कहलाता है। जठरीय पाचन में लगने वाला समय भोजन की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए यह 1 से 2 घंटे का होता है, जबकि वसा के पाचन के लिए 5 से 6 घंटे का होता है।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विषमपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। पोषण में भोजन का प्रयोग होता है और इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समत्व और मल त्याग जैसे चरण होते हैं। अमीबा सर्वाहारी और होलोजोइक है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपादों की सहायता से भोजन को घेर कर करता है। अमीबा में पाचन अंतःकोशिकीय तथा खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। मनुष्य की आहार नली मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, क्षुद्रांत्र, वृहदांत्र और गुदा से बनी होती है। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट होते हैं। भोजन आहार नली में क्रमाकुंचन गति द्वारा नीचे उतरता है। मनुष्य की पाचन ग्रंथियों में 3 युग्म लाला रस ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय और आंत्रीय ग्रंथियां होती हैं। पाचन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि प्रोटीन और वसा का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। क्षुद्रांत्र में ही भोजन का अवशोषण भी होता है। दांतों का क्षय स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जीवाणु द्वारा होता है, जो शर्करा युक्त भोजन में किण्वन करता है और कार्बनिक अम्लों का उत्पादन करता है।